मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आज के वीडियो में सीडीपी के कुछ चुने हुए प्रश्नों को लाया गया है। आपकी परीक्षा सीटेट की निर्धारित की गई है 31 जनवरी। तो इसको देखते हुए, परीक्षा को देखते हुए आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया जा रहा है और यही प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इन प्रश्नों के संग्रह को हल कीजिएगा। मूल्यांकन का महत्व है। पहला प्रश्न लेते हैं आज के वीडियो का। मूल्यांकन का महत्व है, आप लोग को बताना है मूल्यांकन का महत्व है किसमें है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया छात्रों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है। सही है, प्रोत्साहित करता है। यह बालकों की कमजोरियों को बताता है। यह भी सही है। और यह बालकों में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह भी ऑप्शन आपका सही है। और लास्ट आपका दिया गया है उपरोक्त सभी। तो आप लोग जानते हैं मूल्यांकन का महत्व है छात्रों को प्रोत्साहित करता है, कमजोरियों को भी बताता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यह आपका राइट होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सीजन सत्र समाप्ति के बाद किया जाता है? आप लोग देखिएगा। फर्स्ट योगात्मक मूल्यांकन, सेकंड निदानात्मक मूल्यांकन, थर्ड रचनात्मक मूल्यांकन, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं सत्र की समाप्ति के बाद जो होता है मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन होता है। आप लोग जानते हैं निदानात्मक कोई समस्या, रचनात्मक उससे संबंधित होता है। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन होगा, ये राइट आंसर होगा। सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है, तो इसका फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला आपका होगा निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में होता है? बहुत ही अच्छे प्रश्न है। फर्स्ट योगात्मक मूल्यांकन, सेकंड निर्माणात्मक मूल्यांकन, थर्ड निदानात्मक मूल्यांकन, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानेंगे इसको। जो अध्याय के बीच बीच में होता है वह आपका होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। ये रिवाइज किया जाता है और इससे वह लर्न हो जाए, उसके विषय में बताया जाता है बच्चों को। अगला प्रश्न, अधिगम के संदर्भ में अच्छे मूल्यांकन का क्या मानदंड होना चाहिए? आप लोग को बताना है कि अच्छा मूल्यांकन जो होगा उसका क्या मानदंड होगा अधिगम के संबंध में। फर्स्ट, ये युक्त संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं, ये सभी। तो ये चारों होते हैं, आप लोग को बताना है। अधिगम के संदर्भ में अच्छे मूल्यांकन जो होते हैं ये इनका मूल्यांकन होता है, ये अधिक विश्वसनीय होते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा, दूसरा आपका सही होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न, अच्छे मूल्यांकन के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? अच्छे जो मूल्यांकन होते हैं उसकी विशेषता नहीं है। आप नहीं आया है तो पहले इसको आप सर्किट कर लीजिए कि कौन सा नेगेटिव होगा। फर्स्ट वैधता, सेकंड विश्वसनीयता, थर्ड संकीर्णता, फोर्थ व्यवहारिकता। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा संकीर्णता। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता यह नहीं है कि उसमें संकीर्णता हो, तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। मूल्यांकन का प्रयोजन पर्पोज है। क्या पर्पोज है आप लोग को बताना है। यह पता लगाना कि प्रत्येक छात्र की जरूरत और अधिगम शैली क्या है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाना, अध्यापक एवं छात्र के बीच बातचीत को कायम रखना, उपरोक्त सभी। तो आप लोग जानते हैं इसमें क्या क्या है। मूल्यांकन का जो प्रयोजन है प्रत्येक छात्र की जरूरत का पता लगाना है, अध्यापन अधिगम शैली की प्रभावशीलता को बढ़ाना है और बातचीत कायम रखना। तो आप लोग का राइट आंसर 4 हो जाएगा। 4 आपका राइट आंसर होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? लगातार अच्छे सेट को उपलब्ध करवाया जा रहा है, अच्छे सेट लाए जा रहे हैं। फर्स्ट, मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। इससे बालकों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है।
इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। तो आपका जो अगला आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 3। कभी कभी आता है सीडीपी में जो बड़ा वाला आंसर होता है वही सही होता है। तो इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है, ये सही है आपका। अगला प्रश्न, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों की बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी को उपाधि देना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश डैश होना चाहिए। सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है। फर्स्ट, संगणन अभ्यास कार्य। सेकंड, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। थर्ड, शिक्षार्थियों और अभिभावकों की उपलब्धियों के बारे में बताना। समुचित उपचारात्मक कार्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुचित उपचारात्मक कार्य आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश डैश की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है? ए, सीखने के लिए आकलन। 2, आकलन के लिए सीखना। 3rd, आकलन का सीखना। 4th, सीखने का आकलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो होता है के लिए आकलन, यानी सीखने के लिए आकलन। जब भ्रमण पे ले जाती है तो वहां सीखने के लिए आकलन होगा। फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd, सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और उपचार करना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चे में जो कमी है उसको जाना जाए और उसका उपचार किया जाए, उसका निदान किया जाए। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। फर्स्ट, कठोर परिश्रम का सुझाव। सेकंड, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन। थर्ड, निजी शिक्षण का सुझाव। फोर्थ, निदानात्मक शिक्षण। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अधिगम से संबंधित विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा जो उपचार है वह निदानात्मक शिक्षण है। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। व्यापक मूल्यांकन का मतलब है बताना है आप लोग को। फर्स्ट, सभी विषयों का मूल्यांकन। सेकंड, सही शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। थर्ड, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। फोर्थ, शैक्षिक सत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो आप लोग को सही आंसर बताना है। तो इसमें जो मूल्यांकन किया जाता है सतत एवं व्यापक, लगातार मूल्यांकन सतत होता है और व्यापक मूल्यांकन जो होता है जो वार्षिक होता है, साल में एक बार होता है। तो ये जो आपका हो जाएगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना है, कैसा है ये। थर्ड आपका राइट आंसर होगा। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? फर्स्ट, खुली पुस्तक परीक्षा। सेकंड, सतत निरंतर या व्यापक मूल्यांकन। थर्ड, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा, उपरोक्त सभी है इसमें सम्मिलित है।
खुली पुस्तक परीक्षा है, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन है, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। तो आपका राइट आंसर 4 होगा उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का उद्देश्य है, आप लोग को बताना है, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना। फोर्थ उपरोक्त सभी। तो आप लोग जानते हैं मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण भी होता है, क्या सीखा है बच्चा उस वो भी होता है, और जो कठिनाई होती है वो भी होता है। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, नैदानिक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है, ये पूछा जाता है बार बार। फर्स्ट, कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, ये नहीं होगा। उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो आपका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। जो टेस्ट किया जाता है आपका डायग्नोस्टिक सेंटर पे, उस किसी बीमारी का पता लगाया जाता है, तो उसका पता लगाना है। तो अकादमिक जो कठिनाइयों के कारण होते हैं उनका पता किया जाता है। CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है क्रमशः फर्स्ट 40% 60%, सेकेंड 60% 40%, थर्ड 50% 50%, फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपका औपचारिक योगात्मक निर्धारण होता है वो फर्स्ट होता है आपका 40 और 60% होता है। फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन, संकलित मूल्यांकन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन। फॉर्मेटिव मूल्यांकन हो जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर होगा। अगला, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। सेकंड, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। थर्ड, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। फोर्थ, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर से जानते हैं, यानी बेहतर से आकलन करते हैं। अगला और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो को कैसा लगा। धन्यवाद।